हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसका इंट्रोडक्शन किया था। बहुत सारे टर्म्स उसके देखे थे, वेवलेंथ, लैम्बडा देखा था, फ्रीक्वेंसी देखी थी, म्यू, वेव नंबर देखा था, म्यू बार, और सी वेलोसिटी देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखने हम पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सभी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इसमें से मेन जो है वो है विजिबल, दिस विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विग्योर। विजिबल मतलब कि हमारी आईज जो है वो इसे देख सकती है। कैन सी बाय ह्यूमन आइज, सीन बाय होगा ना, पैसिव वॉइस है ना, कैन सीन बाय ह्यूमन आइज। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ह्यूमन आइज से क्या हो सकती है? देखी जा सकती है। मैंने आपको बोला था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिखी थे, या तो फिर विजिबल भी हो सकती है या फिर इनविजिबल भी हो सकती है। तो ये जो है सिर्फ यही है जो विजिबल है, और ये हमारी आंख, ह्यूमन आइज देख सकती है, जिसकी वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ 35,000 से लेके 75,000 तक है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। विबग्योर का मतलब क्या है कि ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहां पे ये जो वेवलेंथ है 35,000 वो किसकी है? वायलेट कलर की है, और ये जो है वो रेड कलर का है, रेड कलर की वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 7 रंगों से बनी होती है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो वो 7 रंगों से बनी होती है, जिसे व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, और वो विजिबल होती है, जो ह्यूमन आइज देख सकता है। उसकी लिमिटेशन है ह्यूमन आइज की कि वो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही देख सकता है। और सन के अंदर से जो भी हमें यहाँ पे अर्थ पे आती है वो विजिबल लाइट, मतलब कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसी वजह से हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, और जो भी कलर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो कलर की हमें वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गई? सॉरी, वो जो कलर होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा और हमें दिखेगा। ठीक है, सभी कलर क्या हो जाएंगे? उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? इसी वजह से हमें ये जो है वो पूरी चीजें दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस फ्रॉम सन। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ कि इसकी वेवलेंथ जो है वो 35,000 एंगस्ट्रॉम से 75,000 एंगस्ट्रॉम है, और 35,000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है वो किसकी है? वायलेट कलर की है, जहां लेकिन रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, 75,000। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ओके, चलो अगर आपको पूछा जाए कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो आप बोल सकते हो रेड कलर की है। ठीक है, अब हम पहले ऊपर जाते हैं। अगर आप वेवलेंथ ऊपर जाओगे तो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ऊपर जाओगे तो क्या होगी? वेवलेंथ मतलब कि लैम्बडा डिक्रीजेस, वेवलेंथ यहां पे कम होती है। पहले देखो यहां पे 75,000 एंगस्ट्रॉम थी, अब 75,000 से -17 मीटर हो गई। ठीक है, यहां पे नीचे आप जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। सॉरी, ऊपर आपको इंक्रीज करेगी ना, सॉरी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये लास्ट नंबर है, तो ये लास्ट नंबर यहां पे फर्स्ट नंबर हो गया ना, अभी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी? यहां पे बढ़ेगी। तो सेकंड है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग इफेक्ट देती है, मतलब कि क्या है कि वो हीट करने के लिए यूज होती है, और ये हार्मलेस है, वो कुछ हार्म नहीं करती है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ है 75,000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻17 मीटर तक। ठीक है, 10⁻⁻17 मीटर, मतलब कि वेवलेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ज्यादा हो गई, वेवलेंथ ज्यादा हो गई। ठीक है, उसके ऊपर है माइक्रोवेव्स। दिस इज अ माइक्रोवेव्स।
कुकिंग में ओवन्स के अंदर जो वेव्स जो यूज़ होती है, ठीक है, वो माइक्रोवेव्स होती है। इवन मोबाइल ट्रांसमिशन में आप जो बात करते हो, ठीक है, इंटरनेट यूज़ करते हो, वो सभी वेवलेंथ जो है वो टावर के थ्रू जो यूज़ होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोवेव्स जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁸ मीटर से लेके 10⁻⁵ मीटर तक, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे ऊपर है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स दैट इज यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर रेडियो वेव्स यूज होती है, ठीक है। जियोग्राफिकल इवेंट्स, मतलब कि कोई कुदरती आपदा आ गई, भूकंप आ गया, वॉल्केनो फट गया, ठीक है, तो ऐसे, या फिर कोई बोल सको हरिकेन आ गया, हम बोल सकते पूरा मतलब कि हवामान पूरा चेंज हो जाएगा, तूफान आएगा, तो वो सभी वेव्स जो मिलती है वो ऐसे रेडियो वेव्स मिलती है हमारे सैटेलाइट को। और हमारा जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। वो जो हमें जो मतलब कि रेडियो वेव से हमें क्या देता है, वो मैसेज देता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल जो भी इवेंट्स होंगे, वो तूफान आएगा, वो सभी जो है वो रेडियो वेव्स से हमें पता चलेंगे। एज अ रेडियो वेव्स हमें मिलते हैं हमारे सैटेलाइट पे। इसकी वेवलेंथ है 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। अर्थक्वेक हो, जो भी मतलब कि नेचुरल डिजास्टर होगा वो, ठीक है। अब एक चीज, आप ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी लैम्बडा, और आप नीचे जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि हमने देखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू, सॉरी म्यू बाहर ही लिखता हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कोई पॉइंट से कितनी वेवलेंथ चली गई। इसकी डेफिनेशन हमने देखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ पॉइंट वेयर नंबर ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू, मतलब कि कोई पॉइंट होगा जहां से कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ पास होगी, मतलब कि लैम्बडा पास होगी, उसे क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, म्यू, ठीक है। अगर मान लो कि इस केस के अंदर अगर मैं c जो है इसकी स्पीड तो यही है, लाइट की स्पीड से सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो है वो सेम ही है, तो इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? लैम्बडा इंटू म्यू ही बचेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको निकाल दो, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, म्यू बाहर ही लिखा जाता है, ठीक है, म्यू, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो 1/μ हो जाएगा लैम्बडा। मतलब आप देखो तो लैम्बडा जो है वो म्यू से, फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू विच इज फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज समझो, जितनी लैम्बडा, इसका मतलब क्या है कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। एक चीज समझो कि अगर मान लो कि ये लकड़ी का एक पॉइंट है जहां से हमें पास, मतलब कि देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक गोली है और यहाँ पे हमारे पास बड़ा तीर है, आप बोल सकते हो कि इसकी इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, मतलब कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इससे। वेवलेंथ मतलब कि ये जो लेंथ होती है थ्रोट या क्रस्ट की वेवलेंथ, मतलब कि लेंथ, उसे वेवलेंथ बोलते हैं, हमको मालूम है, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास गोली है और यहाँ पे हमारे पास एक एरो है, तो एरो की वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो एक 10 सेकंड के अंदर हम मानो कि इसमें से कितने एरो पास होंगे, तो एरो को पास होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अगर मान लो कि एरो जो है वो इसके अंदर से पास होंगे अराउंड 2-3 एरोज 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि इसको पूरा पास होने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि इस लकड़ी के एक वॉल है लकड़ी की, उसमें से कितने एरो पास होंगे। तो हमने एरो लगाए तो ज़्यादातर 2 से 3 एरो ही पास हो गए 10 सेकंड के अंदर। लेकिन गोली की बात करें तो गोली की वेवलेंथ बहुत ही कम है, मतलब कि लेंथ कम है, तो 10 सेकंड के अंदर अराउंड 10 से 12 एरो पास हो जाएंगे, सॉरी बुलेट्स पास हो जाएंगे। इसको बुलेट ले लेते या गोली ले लेते, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसको पास होने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए 10 सेकंड में 2 से 3 एरो ही पास हो गए। लेकिन यहाँ पे लैम्बडा मतलब कि लेंथ ज़्यादा है और कम है, तो वो ज़्यादा बुलेट्स पास हो जाएंगे 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आप देखो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे इस पॉइंट में हमने फ्रीक्वेंसी देखी तो एरो की फ्रीक्वेंसी आई 2 से 3, 10 सेकंड के अंदर कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी तो वो फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया कि इस लकड़ी के मेटल वॉल जो है, लकड़ी का वॉल, उसमें से कितना एरो पास होगा और कितनी बुलेट पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 ही एरो पास हुआ और 10 से 12 बुलेट पास हुई, मतलब कि जिसकी वेव जिसकी लेंथ कम होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम। वेवलेंथ मतलब कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी बड़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कितनी बड़ी है। अगर मान लो कि एक इतनी है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो वो ज़्यादा पास हो जाएगी उस पॉइंट से। ठीक है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो ज़्यादा होगी। इतना क्लियर हो गया। तो अब नीचे जाते हैं। अब ये है अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट जो है बहुत ही हार्मफुल होती है और ज़्यादातर लैब के अंदर, मतलब कि लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, मतलब कि ज़्यादातर अगर हमारे ऊपर भी अल्ट्रा वायलेट जो है वो गिरे तो स्किन के जो डिजीज़ हैं वो हो सकते हैं, ऑर्गन को नुकसान हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। इसकी वेवलेंथ है 0.01 एंगस्ट्रॉम से 35,000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो आप जाओगे तो क्या होगा, लैम्बडा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लैम्बडा डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ से विजिबल से ऊपर के ये जो 3 हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे उनकी लैम्बडा ज़्यादा है तो उनकी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इनसे। ये जो है बहुत ही छोटी है, इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है तो वो ज़्यादा पास करेगी। ठीक है, अब सेकंड है एक्सरेज। तो मेडिकल के अंदर आप एक्सरेज को यूज़ करते हो डायग्नोसिस में। अगर आपकी हड्डी टूट गई है कहाँ पे तो आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻12 मीटर से लेकर 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी वेवलेंथ है। तो क्या होगा कि वो इतनी छोटी है तो हमारे बॉडी में से पास हो जाएगी। आपने देखा होगा तो हॉस्पिटल के अंदर उसको सुलाते हैं, जो भी पेशेंट होगा उसको सुला देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक एक्सरे का मशीन रहता है और उस पर प्लेट रहती है। तो क्या होता है कि जब एक्सरे निकालते हैं, मतलब कि एक्सरे निकलेंगे तो वो एक्सरे की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हमारे बॉडी में से, ऑर्गन में से, सब में से निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, सब में से पास हो जाते हैं। तो कैसे एक्सरे कैसे निकलते हैं, तो एक्सरे जो है वो हड्डियों के अलावा सभी में से पास हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। उनकी जो वेवलेंथ है बहुत ही छोटी है, तो वो इतनी छोटी है कि किसी में से भी पास हो जाएंगे, लेकिन हड्डियों में से वापस आ जाएंगे, टकरा के वापस आ जाते हैं। और एक्सरे की जो प्लेट होगी उस पर क्या कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो टकरा के क्या होता है कि पूरा ऑर्गन का, हमारे हड्डी का जो एरिया होगा जहां से टकरा के वापस आई, वो एरिया में जो है वो बता देगा कि इतने एरिया में जो है वहां से वापस आ गई। मतलब कि हड्डी का एरिया जो है वो हमें दिखाई देगा, लेकिन पूरा बाकी का एरिया पूरा खाली दिखाई देगा, क्योंकि वहां की जो एक्सरेज है वो वापस नहीं आई है, वो सीधी चली गई पास करके, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ही कम है। क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी, उनकी उनका अंदर का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या करेगा, कोलाइड करके वापस आ जाएगी और वो प्लेट पे लगेगी। ठीक है, एक्सरे की, तभी जाके हमें एक्सरे मिलता है। ठीक है, तो जितनी वेवलेंथ छोटी उतना ज़्यादा पास करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी हार्मफुल है। अगर ज़्यादातर आप देखोगे तो जो एक्सरेज निकालते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं कि जो भी एक्सरेज खुद निकालते हैं वो पीछे रहते हैं, दीवार या फिर कोई वॉल होगी या बड़ा पर्दा होगा वाइट, उसके पीछे ही रहते हैं, ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि हम तो 2-3 मिनट में निकल जाएंगे, लेकिन उनको डेली करना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक भी है, इससे कैंसर भी हो सकता है और स्किन के डिजीज़ भी हो सकते हैं। उसके बाद है गैमा रेज। ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये इतनी खतरनाक है कि आप बोल सकते हो कि हड्डियाँ भी नहीं बचेगी इससे, बराबर इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। सीधे अगर ये गिरेगी तो सीधी डेथ हो जाएगी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एक्सप्लोजन में ये, अगर आप परमाणु मूवी देखा होगा, ठीक है, तो परमाणु मूवी में आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो
बहुत ही दूर आना पड़ता है और इतनी पावर होती है कि उसमें से गैमा रेज निकलती है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है। तो रेडिएशन कम करने के लिए वहाँ पे प्यास का यूज़ होता है रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये गैमा रेज वहाँ से निकलती है और बहुत ही खतरनाक होती है, उससे दूर रहना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ इससे भी कम है, मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻12 मीटर। तो जितनी वेवलेंथ कम होंगी उतना ज़्यादा पास करेगी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम वो होगी, ज़्यादा होगी जितनी वेवलेंथ कम। और कॉस्मिक रेज तो ये तो कोर ऑफ सन, मतलब इस सन के अंदर होती है, जिसका टेम्परेचर 5000 से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, इसकी तो वेवलेंथ सबसे कम है, मतलब कि ज़्यादा पास करेगी। अगर लिविंग थिंग पे पड़ जाए तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टाइप की हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी बुक में भी ये मौजूद है, आप देख सकते हो और यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्लांट्स की क्वांटम थियरी के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो प्लांक जो है वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, नोएबल थे, मतलब कि जाने माने थे। तो एक बार क्या था कि वो वहाँ पे फॉरेन में ठंडी बहुत लगती थी, तो अपने घर पे अपने लैब में क्या करते थे कि उनके पास बहुत ही बड़ी गेंद थी, मतलब कि जो आयरन की बॉल होती है बहुत बड़ी, ठीक है, वो थी। अब ठंडी बहुत लगती थी तो क्या होता था कि बहुत ही देर तक वो मतलब कि आग जला नहीं सकते थे। तो वो क्या करते थे कि ऐसी आयरन बॉल को क्या करे, ऐसी बहुत ही बड़ी आयरन बॉल को गर्म कर देते थे और उसके बाद उस आयरन बॉल को लेके अपने लैब में रख देते थे और उससे गर्मी मिलती थी पूरे लैब में। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये आयरन गर्म हो जाएगा, मतलब कि बॉल गर्म होगी, तो वो क्या एमिट करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, जिसमें क्या होगा, हीट होगी, जिससे क्या लगेगा, पूरी लैब में गर्मी लगेगी, ठीक है। उसके बाद की बात करूँ तो प्लांक जो बहुत ही बड़े भुक्कड़ भी थे, मतलब कि उनको खाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ठंड का मौसम था, तो उन्हें बहुत ही मतलब कि ज़्यादा भूख लग गई। तो क्या किया कि उन्होंने उनके यहाँ पे लेज़ का पैकेट रखा था, ठीक है, लेज़ जो आप वेफर्स खाते हो, ठीक है, वैसे बहुत सारे पैकेट रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अभी उन्होंने ये मन में ख्याल आया कि चलो बॉल रख देता हूँ गर्म करने के लिए, उसके बाद खाना खाता हूँ। तो बॉल उन्होंने गर्म करने के लिए रख दी, ठीक है, इस आयरन बॉल को गर्म करने के लिए रख दी। और लैब में जाके उन्होंने क्या किया कि लेज़ के 10 पैकेट रखे थे, वो 10 पैकेट जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया। अब सीधे पैकेट तो नहीं खाएंगे, वैसे कैसे खाएंगे, एक पैकेट फोड़ा उन्होंने, खा लिया, फिर वो कचरे के डिब्बे में डाल दिया, दूसरा पैकेट लिया, वो खा लिया, वो भी डाल दिया, तीसरा पैकेट लाया, तीसरा पैकेट भी खा लिया, उसको भी डाल दिया, ठीक है। तो खाने के चक्कर में उन्होंने आयरन बॉल जो है वो हीट करने के लिए रखी थी, वो भूल गए, मतलब कि आग के अंदर आयरन बॉल को रखी थी, वो भूल गए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, पहले उन्होंने देखा कि जब आयरन बॉल को हीट किया गया, ठीक है, तो पहले आयरन बॉल का कलर डल रेड हुआ, उसके बाद ब्राइट रेड हुआ, उसके बाद जो है वो येलो हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि ऑरेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि ब्लू कलर हुआ, और उसके बाद ज़्यादा होके वाइट हो गया, उसके बाद जो है वो बॉल क्या हो गया, पिघल गया। क्या हो गया, पिघल गया। क्योंकि ज़्यादातर वो ज़्यादा गर्म नहीं करते थे, लेकिन खाने के चक्कर में वो बॉल भूल गए, और बॉल भूल गए इसी वजह से क्या हुआ कि बॉल पूरा पिघल गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा था, अभी कैसे निकालेंगे, निकाल तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले डल रेड हुआ, गर्म हो गया था, तो कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि पहले डल रेड हुआ, हीट को ऑब्जर्व करते हुए डल रेड हुआ, देन ब्राइट रेड, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर वाइट, देन मेल्ट डाउन, ठीक है। तो उन्होंने ये
मतलब कि बहुत ही दुखी हुए। लेकिन अभी साइंटिस्ट है तो वो इसमें भी क्या देखेंगे, वो कुछ ना कुछ नया हुआ है वो देखेंगे। तो उन्होंने देखा कि ये आयरन बॉल को जब मैंने हीट दी, ठीक है, जब मैंने आयरन बॉल को हीट दी तो सीधे वो वाइट नहीं बना, सीधे वाइट नहीं बना या सीधे मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन पहले डल रेड हुआ, फिर ब्राइट रेड, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर वाइट, देन मेल्ट हुआ। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जब हीट दी तो हीट जो है वो कैसे आयरन बॉल ने एब्जॉर्ब की, हीट को कैसे एब्जॉर्ब कर ली, वो जैसे उन्होंने पैकेट लेज के खाए वैसे ही हीट ने आयरन बॉल ने क्या किया, पैकेट्स के अंदर जो है वो क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। मतलब कि हीट भी पैकेट्स में कंटिन्यूसली मिल रही थी। कैसे मिल रही थी, कंटिन्यूसली इन पैकेट्स। अब हीट क्या है, हीट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, एक एनर्जी है, वो यहाँ पे आग में से मिल रही है आयरन बॉल को। और आयरन बॉल क्या कर रहा है कि पहले पैकेट लिया, उसके बाद दूसरा लिया तो डल रेड हो गया, उसके बाद वापस से 2 पैकेट लिया तो ब्राइट रेड हो गया, उसके बाद वापस से हीट के पैकेट लिए तो येलो हो गया। वैसे ही जैसे मैंने लेज के पैकेट्स खाए, पहले एक खाया, ऐसा तो नहीं कि पूरे फोड़ के ऐसा खा गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले एक पैकेट खाया, फेंक दिया, दूसरा पैकेट आया, खा दिया, फेंक दिया। तो वैसे ही ये पैकेट्स, एनर्जी भी क्या हो रही है, पैकेट्स के अंदर आ रही है, जो आयरन बॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही वैसे ही यहाँ पे कलर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ट्रांसफर्स इन अ पैकेट्स, क्या बोला, पैकेट्स बोला, पैकेट्स, और पैकेट्स को क्या बोला, एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स बोला। एनर्जी ट्रांसफर्स इन एन एनर्जी पैकेट्स। यहां पे जो एनर्जी पास हो रही है वो एनर्जी पैकेट्स में पास हो रही है, एनर्जी पैकेट्स। दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एनर्जी बंडल्स और क्वांटम और क्वांटा, इसे क्वांटास भी बोला जाता है, क्वांटम भी बोला जाता है, या एनर्जी बंडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी क्या होगी, हाँ, और इसे एक बंडल को, वन एनर्जी पैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोन। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, एक फोटोन की एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको मालूम है कि एक पॉइंट से कितने मतलब कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी। ठीक है, तो वो फोटोन का एक पैकेट होगा, वो निकलेगा तो वो सीधे फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो इज इक्वल का साइन आ जाएगा एच म्यू, जहाँ पे ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स ने फाइंड किया था तो उसका इनाम आएगा, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, अब आगे हमने देखा था C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू, तो अगर म्यू को यहाँ पे रखे, लैम्बडा को यहाँ पे लेके आए तो क्या होगा, C अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे ये तो इक्वेशन बनेगा ही। ठीक है, इसको 1 नंबर दे देते हैं, लेकिन पुट द वैल्यू म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा। तो ये भी क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको यूज करके हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं, एक एनर्जी फोटोन की निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली पैकेट्स जो है वो निकलते हैं, लेकिन एक एक पैकेट निकलता है। ठीक है, उसको फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन।
तो ये प्लैंक्स की क्वांटम थियरी थी। ठीक है, प्लैंक्स ने यह भी बताया था कि ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, तो ब्लैक बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी होगी जो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब करेगी वही उतने ही एमिट करेगी। लेकिन ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं, अर्थ पे तो नहीं है कि जो जितने मतलब कि 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब करेगी तो 10 ही एमिट करेगी, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर ही लेगी और एमिट करेगी वो कम ही करेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई ब्लैक बॉडी है ही नहीं। ठीक है, तो ये थियरी थी प्लैंक्स के क्वांटम थियरी। आगे हम इसके बाद के टॉपिक पे चलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नोट डाउन करिए, मेक नोट भी बनाइए।